शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मेरी इस जो वक्त बहुत नाजुक है और ये कहने में मुझे कोई परहेज़ भी नहीं। इस मुल्क के अंदर सरकार जो बिल लेकर के आई वक्फ के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई ये नहीं, हम इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि इसको बीजेपी इस बिल को लेकर के आई और कानून बनाया। हमारी लड़ाई इस वजह से है क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत ये नहीं कि इस वक्फ बिल के अंदर हम इसको किस तरह से सुधार सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बल्कि इनकी नज़र में और नीयत में इनकी जो खोट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बेईमानी है। और इस वजह से आज हम जगह जगह, अभी इसको आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हम अपना मुजाहरा कर रहे हैं वो उसकी एक अभी शुरुआत है। और ये हमारा कानूनी अधिकार है कि अगर कोई सरकार जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं अगर उनको छीनने का काम करना चाहे तो हमारा फर्ज बनता है हम लोग आगे बढ़कर करके उसकी मुखालफत करें। अगर हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर जो संविधान है फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। आज अगर आपको वाकई में इस वक्फ के में अगर आप चाहते थे ईमानदारी के साथ कि इसकी परेशानियों को, कमियों को दूर करें, तो मैंने कहा था हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनसे बैठ कर करके एक मीटिंग करते और उसके बाद में क्या परेशानियां हैं उस पर दूर करने के लिए उस पर आप कोशिश करते तो यकीनन हमारा भी साथ आपके साथ होता। लेकिन जिस तरह से इस बिल को जबरदस्ती ला करके रात के 2-2, ढाई बजे तक संसद को चलाकर, हमें इस चीज का मसला नहीं कि संसद को 2:30 बजे चलाया गया। अगर हमारी कौम के लिए या हमारे मुल्क के लिए 24 घंटे भी आप संसद को चलाओगे तो हम पूरी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम हमारे अधिकारों को छीनने के लिए संसद का सत्र 2:30 बजे तक चलाओ और जबरदस्ती ऐसे बिल को कानून बना करके हमारे ऊपर थोपने का काम करते हो। जो हमारे इस देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब ये मामला गया तो मैंने भी फिक्रमंद होकर करके एक रिट दायर की। और पार्लियामेंट के अंदर भी मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं यहां पार्टी के लिए बात करने आया हूं, लेकिन हकीकत में हमने हमारे साथ के जो पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी ने या और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करने का काम किया था। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ वो बिल उस संसद के अंदर हमारी आवाज से वापस नहीं हो सकता था, क्योंकि वोट के अधिकार जितने ज्यादा जिसका नंबर होगा उसको उन्होंने पास करा लिया। लेकिन हकीकत है जो आज अपने आप को सेकुलर बताते हैं इस मुल्क के पार्टियां, मैंने ये बात संसद के अंदर भी कही थी कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस मुल्क की आवाम सिर्फ मुस्लिम ही नहीं दूसरी समाज से लोग भी उनको जवाब देने का काम करेंगे चुनाव के अंदर, जिस तरह से उन्होंने हमारे पीठ में छोड़ा घोंपने का काम किया है। हमारे वोट को हासिल करने का अधिकार ही नहीं है उनको, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश की पार्टियां हो। और उसके बाद में जब वक्त आएगा तो हमारे खिलाफ जो बीजेपी के साथ आप खड़े नजर आए तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में ऐसी पार्टियों को हम सब लोगों को मिलकर के सफाया करना है और ये चीज तय करनी है कि सिर्फ हमें अपनी भाषणबाजी तकरीरों से नहीं कि किस तरह से हम अपने इस बिल को, इस कानून को की मुखालफत कर करके इस जंग को जीतने का काम करेंगे। आज ये अदालत का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह, और हम ऐसी उम्मीद और तवक्को करते हैं कि अभी इस मुल्क के अंदर अदालत के अंदर इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद है और उसी उम्मीद के जरिए से हम इस अदालत के अंदर गए हैं। जैसे भी नदीम साहब और त्रिपाठी साहब ने बताया, संभल के ऊपर भी जिक्र किया, क्या संभल को कौन भूल सकता है। जब CNRC की बात हुई थी तो जहां दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर पूरी मजबूती के साथ अगर हमारी बहनों ने और हमारे बुजुर्ग नौजवानों ने धरना प्रदर्शन किया CNRC के खिलाफ, तो अल्लाह का करम है,
मैं फख्र से कह सकता हूं हमारा संभल पीछे नहीं रहा और आखिरी वक्त तक हमारे नौजवान को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी एक धरना प्रदर्शन करके, क्योंकि वो मसला सिर्फ संभल से नहीं था बल्कि हमारी पूरी मुल्क की कौम से जुड़ा हुआ मसला था, तो हमारे लोगों ने शहादत भी दी, उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे। अभी हमारी संभल की शाही जामा मस्जिद किस तरह से जल्दबाजी के अंदर केस डाला गया और उसके ऊपर जजमेंट भी आया, सर्वे भी हुआ, हमारे लोगों की जान भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अल्लाह के करम से उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है आपसे, मैं आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें और साथ भी दें। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कि याद रखना, जो सरकार कहती है कि लोगों की ना तो मस्जिद छिन रही है ना मदरसा छिन रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर क्यों हमारे संभल के ऊपर अभी से संभल की जामा मस्जिद पर और हमारी जो दरगाह है जनेटा शरीफ में किस तरह से एकदम से शुरुआत हो गई उसको छीनने की। अगर कलेक्टर को आप सारी पावर दे दोगे तो यकीनन कलेक्टर सरकार का गुलाम होते हैं और जो सरकार कहेगी उनको वही काम को अंजाम देना है। और अगर मस्जिद और मदरसे सारे हमारे वक्त से जुड़े होते हैं, कब्रिस्तान हो, खानकाह हो, और मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ इस जगह पर मस्जिद मदरसे नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के हमारे इदारे भी, तालीम के इदारे भी हैं, जिनसे कि हमारे गरीब लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं बल्कि दूसरे तबके के लोगों को भी उससे वो फैज़याब हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती थी कि इसके अंदर सुधार होना चाहिए तो तुम सरकार हमारी ज़मीन को छीनने के लिए नहीं बल्कि इस चीज़ पे कोशिश करते, जिन बड़े बड़े लोगों ने हमारी वक्फ की जगह को छीन लिया है, क्योंकि ये वक्फ की जगह कोई हमें सरकार से नहीं मिली हुई है, ये हमारे लोगों की जगह है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे दान की है। तो आप कोशिश करते हैं उन लोगों से उस जगह को हासिल करके वापस हमें देने की, लेकिन आपकी नज़र तो उल्टा, जब आपकी दिल में खुद बेईमानी है तो आपसे हम कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं मुख्तसर करता हूं और इंशाअल्लाह ताला आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग इस लड़ाई के अंदर सब लोग साथ रहें कि जिससे कि हमको, हमारी कौम को इंसाफ मिल सके और इस मुल्क के अंदर जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमारे साथ कायम रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जिया भाई। हमारे स्पीकर्स की लिस्ट आज लंबी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह साहब भी नीचे पहुंच गए हैं और जस्टिस अभय महादेव थिप्से भी यहाँ आने वाले हैं और तारिक अनवर साहब भी आने वाले हैं। बाकी तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं। तो मैं, जब कोई स्पीकर हमारा यहाँ के ये बात कहता है कि मैं मुख्तसर अपनी बात कहता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन बड़ी बात लंबी हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैराना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि वो आएँ और इकरा हसन से कि वो आएँ और अपनी बात रखें।